नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। प्रीडेटर ड्रोन की कीमतों को लेकर विपक्ष के आरोप को सरकार ने बताया निराधार। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर, ड्रोन की कीमतें अभी तय नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को बताया पलटू बाबू। कहा जिसने सीएम बनाया उसका लिहाज रखें। शिमला की जगह अब बेंगलुरु में विपक्षी दलों की अगली बैठक। शरद पवार ने कहा 13 और 14 जुलाई को होगी मीटिंग। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बवाल, काफिला रोकने पर भड़के कांग्रेस समर्थक। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। दिल्ली में केजरीवाल मंत्रिमंडल में फेरबदल। अतिशी को वित्त और राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी, एलजी ने दी मंजूरी। महाराष्ट्र, गुजरात के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, कई जगह भारी जल जमाव। चमोली में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे बाधित। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के डीलिस्टिंग को आईसीआईसीआई बैंक बोर्ड की मंजूरी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 100 शेयर के बदले मिलेंगे आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। पीड़ित ने कहा पाउडर लगाने से हुआ कैंसर। कंपनी ने सभी आरोपों को बताया गलत। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे मुद्दे का संपूर्ण विश्लेषण। जानेंगे क्या वाकई में है बेबी पाउडर का कैंसर कनेक्शन, और अमेरिका और कनाडा में बैन के बावजूद भारत में क्यों बिक रहा है जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो आज की कवर स्टोरी आपके बच्चों से जुड़ी हुई। अगर आपके बच्चों को बेबी पाउडर आप लगाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दुनिया की सबसे फेमस और बड़ी कंपनी माने जाने वाली जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर लगाने से कैंसर होने का एक और आरोप लगा है, और इसे लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया में केस भी दर्ज किया गया है। शख्स का आरोप है कि बचपन में वो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर लगाने से उसे कैंसर हो गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अल्मेडा काउंटी सुपीरियर कोर्ट में गवाही देते हुए एक शख्स ने रोते हुए जूरी के सदस्यों के सामने अपनी बात रखी और कहा कि उसके जीवन में अब निराशा घिर चुकी है। उसने कहा कि अगर कंपनी ने पाउडर पर चेतावनी दी होती कि उसमें एस्बेस्टस है तो इसका इस्तेमाल वो कभी नहीं करता। दूसरी तरफ जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि अव्वल तो उसके पाउडर में एस्बेस्टस नहीं है, और दूसरा ये कि आरोप लगाने वाले शख्स की बीमारी कोई दुर्लभ बीमारी है और इसका एस्बेस्टस से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कंपनी पर न तो ये पहला आरोप है और न ही कंपनी इन आरोपों से पूरी तरह से इनकार ही करने की स्थिति में है। ऐसे करीब 60,000 मामले आ चुके हैं और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी उन दावों से निपटने के लिए $8.9 बिलियन खर्च करने को भी तैयार है। भारतीय रुपयों में ये 75,000 करोड़ रुपए हो गए। यही नहीं, कंपनी ने इसी साल अगस्त तक बेबी पाउडर के प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद करने का भी ऐलान किया है। आपको बताएं कि पाउडर से कैंसर का ये पूरा विवाद कोई नया नहीं है, 1970 के दशक से चल रहा है जॉनसन एंड जॉनसन के साथ, और ये पाउडर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में 2020 से ही बैन है। भारत की अगर बात करें तो भारत में महाराष्ट्र में कंपनी के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पर बैन लगा दिया गया था 2022 में, लेकिन इसके बाद कंपनी ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने पहले तो
मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत दी, सेल पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक जरूर लगाई थी, लेकिन फिर बाद में इसी साल जनवरी में महाराष्ट्र सरकार के आदेशों को पलटते हुए कंपनी को प्रोडक्शन, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन की परमिशन दे दी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी पर बैन उसके पाउडर में पीएच वैल्यू ज्यादा होने के आरोप के बाद लगाया था, लेकिन कंपनी ने अपने दूसरे सैंपल्स का रिजल्ट हाई कोर्ट में सौंपा, जो परमिटेड मानकों के भीतर पाया गया। और इसके बावजूद पूरी दुनिया की तरह भारत में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के टेल्कम पाउडर पर बैन की मांग उठती रही है, लेकिन सबूतों के अभाव में सरकारें भी इस मामले में कोई खास फैसला नहीं ले पाई हैं। हाईकोर्ट में भी जब ये मामला गया तो हाईकोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया, और यही वजह है कि कंपनी बार बार ये कहती है कि उसका प्रोडक्ट पूरी तरह से सेफ है और वो मैन्युफैक्चरिंग बंद होने तक उन्हें भारत में बेचना जारी रखेगी। कंपनी का कहना है कि टैल्क बेस्ड पाउडर का प्रोडक्शन बंद करने के बाद वो कॉर्न स्टार्च बेस्ड बेबी पाउडर बाजार में उतारेगी। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया में लगातार आरोप पर आरोप लग रहे हैं और कंपनी भी मुआवजा देने को तैयार है, सेटलमेंट करने को तैयार है 8.9 बिलियन डॉलर्स का, तो उसके बाद भी ये भारत में इतने आसानी से क्यों उपलब्ध है, क्यों बिक रहा है? कंपनी स्वाभाविक रूप से अपने बचाव में अपने दावे करेगी, लेकिन क्या अमेरिका और कनाडा की तरह भारत में भी इस पर बैन लगाया जा सकता है? एक कोशिश तो हुई थी, हमने देखा हाईकोर्ट में वो कामयाब नहीं हुई। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान पीयूष महापात्रा है, सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं टॉक्सिक लिंक्स के। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, जानी मानी पीडियाट्रिशियन हैं, मेदांता हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत हैं। डॉक्टर नीलम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। एक बार फिर से ये जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर का मामला गर्मा चुका है, क्या आप इसे कहेंगे? क्योंकि डिनाई तो फिर भी कंपनी कर रही है। मैं कोर्ट में पढ़ रहा था, जो कंपनी की तरफ से जो स्टेटमेंट भी आया है उसमें वो फिर कह रहे हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हमारे यहाँ पाया नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद सेटलमेंट को भी तैयार हो जाती है। तो किस तरह से देख रहे हैं इस ताजा मामले को? देखिए, ये जो जॉनसन का मामला ये तो अभी नहीं, काफी पुराना है। इनफैक्ट टॉक्सिक लिंक्स ने भी एक रिपोर्ट निकाला है 2022 में, when the things had been moved, like when they announced the ban in US and Canada, but they continue to allow sell in other parts of world, like including India. तो इसमें जो मुद्दा है कि जो टैल्क है, आपको पता होगा ये नेचुरली प्रोक्योर किया जाता है, एंड जॉनसन इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी व्हिच स्टार्टेड विद द टैल्क यूज इन पाउडर्स। और जिससे बाद में वो एहसास हुआ कि टैल्क जो जहां से माइंस होता है, बेसिकली वो एस्बेस्टस के साथ लिंक है, एंड एस्बेस्टस, सम ऑफ द एस्बेस्टस आर हाईली कार्सिनोजेंस, और ये प्रूव्ड है। तो ये जो इश्यूज है कि तो ग्रेजुअली ये कोर्ट में काफी मामला गया यूएस में, एंड फाइनली जॉनसन है ऑलमोस्ट डिफीटेड। सर, ऐसा क्यों है कि ये एस्बेस्टस की बात जो है कंपनी बार बार नकारती आई है, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज की बात भी करती रही है, और दूसरी तरफ 75,000 करोड़ देने को भी तैयार है, ऐसा क्यों? देखिए, यूएस में आई हैव आल्सो वर्क विद दिस टॉप साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स है, जो साइंटिस्ट है, जो काम किए थे इस रिसर्च पे। मैंने डायरेक्टली उनसे साथ भी इंटरेक्ट किया हूँ। तो वहां पे एक्चुअली जो जहां ये बेसिकली रिसर्च फाइंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, ऑल बेस्ड ऑन द एविडेंस। इफ यू प्रूव द एविडेंस, देन इट इज फाउंड टू बी, कोर्ट कैन एक्सेप्ट। तो ये जो टाल्क का प्रोक्योरमेंट मोस्टली तो चाइना इज अ मेजर प्लेयर ऑफ टाल्क, सब जगह कहाँ से आता है और कहाँ पे कितना अमाउंट में एस्बेस्टस लिंक है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। जो इनिशियली यूएस में काफी यूज हुआ है टाल्क पाउडर, उसमें काफी मात्रा में उस टाइम तो रेगुलेशन नहीं था, वो थॉट प्रोसेस नहीं था। परहैप्स वहां पे जो एस्बेस्टस भी अलाउ था कुछ परसेंटेज, जिससे बोला जाता कि ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट ग्रेजुअली जब साइंस डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, उसमें मिला कि एस्बेस्टस में कैंसर, ये टाल्क में एस्बेस्टस है, और ये जो एस्बेस्टस लिंक टू द कैंसर, और वो प्रूवन हुआ, देन वेंट टू द कोर्ट। बट इंडिया में भी आईटीआर, इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी भी हुआ था। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 2018 में टेम्पररी बैन किए थे, जब ये इश्यूज काफी इवॉल्व हो गया था। कोर्ट में यूएस ने प्रूव किया था, एंड कोर्ट हैज टोल्ड दैट दे हैव टू पे द कंपनसेशन कंपनी को। तो ये जो इश्यूज है ग्रेजुअली में भी इंडिया में सैंपल। बट पीयूष जी, जो भारत में, मैं महाराष्ट्र के केस की मैं स्टडी कर रहा था, वहां पर तो जो सैंपल लिया गया उसमें ये लोग पीएच वैल्यू खोज रहे थे, और पीएच वैल्यू, हाँ, पीएच वैल्यू 8 से ज्यादा पाई गई, 9 पॉइंट समथिंग पाई गई, उसको आधार बनाया गया।
एस्बेस्टस को आधार नहीं बनाया, पीएच वैल्यू को आधार क्यों बनाया? नहीं नहीं, आप देखेंगे सेंट्रल ड्रग्स जो स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है, हाँ हाँ। वो 2018 में भी एक टेम्पररी बैन किया था, एंड 2019 में जब प्रूव हुआ कि इसमें एस्बेस्टस नहीं है, देन दे अलाउ, देयर वाज ए टेम्पररी बैन था। और इंडिया में भी रेगुलेटेड है टाल्क अंडर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, देयर इज ए प्रॉपर रेगुलेशंस। तो ये सिस्टम इन प्लेस है। द इशू इज दैट whether the detection of the asbestos वो very critical है to prove that this powder maybe some slot में मिलेगा, some short slot of Johnson में नहीं मिल सकता। It's depend upon the procurement of the talc from where it is procured, whether it is close to the asbestos mines। तो ये बहुत सारे इश्यूज है, इससे मुद्दा इतना सिंपल नहीं है। It's but the issue is that when globally it has been proved, तो why it should be used in other part of the world। टाल्क का आप देखेंगे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गया, स्टार्क टाल्क इवन दिस, अभी जो टाल्क आ रहा है बहुत सारे यूज कर रहे हैं, दूसरा कंपनी भी टाल्क यूज करते थे। इट्स नॉट अबाउट जॉनसन, बट जॉनसन इज द क्रिएटर ऑफ दिस, फाउंडर ऑफ दिस टाल्क यूज। वो भी कॉर्न स्टार्च को शिफ्ट हो रहे हैं। एवन जॉनसन एंड टोल्ड दैट बाय 2020 फ्रॉम 2023 they have discontinued all this। एब्सोल्युटली, हाँ, वो कह रहे हैं कि हम इसको बंद कर देंगे और कॉर्न स्टार्च बेस्ड हम पाउडर लेकर आएंगे, ये कंपनी ने ऐलान भी किया है। लेकिन डॉक्टर नीलम मोहन, बात इन्होंने सही कही, सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन का मसला है तो इसलिए मामला उछल जाता है, लेकिन टैल्क बेस्ड पाउडर्स तो भरमार है पूरे मार्केट में। सिर्फ एक ब्रांड की बात क्यों कर रहे हैं हम, टैल्क बेस्ड पाउडर्स की भरमार है। और डॉक्टर्स भी कहते रहे हैं, खासतौर से बच्चों के लिए टैल्क का सीधा इनहेल कर देना उनके लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उसके बावजूद मैम इसको लेकर वो जागरूकता क्यों नहीं है, या इस पर इतनी बातचीत क्यों नहीं होती? आई थिंक बीच में एक पीरियड आया था जब काफी ज्यादा अवेयरनेस हुई थी, मे बी ए डिकेड बैक, जब टैल्क ग्रैन्युलोमा कहते थे हम छोटे बच्चों में, जब वो लगाते थे अम्बिलिकल कॉर्ड, जो अम्बिलिकस धमनी के पास जब लगा देते थे तो उस पर ग्रैन्युलोमा भी बन जाते थे। तो एट दैट टाइम आई रिमेम्बर कि एज पीडियाट्रिशियंस वी यूज्ड टू गिव एडवाइस कि talc use should not be encouraged in small babies and especially। तो जैसे ओवरऑल जो थॉट प्रोसेसेस आ रहे हैं, दैट ए अगर आप इनहेल कर लेते हैं, basically talc is a mineral which is magnesium, silicon and oxygen, and since it is produced from the earth and mining, there is a contamination with asbestos। तो जैसे वो जॉनसन क्लेम कर रहे हैं कि ours is a talc without asbestos, और आपने सही कहा, मार्केट में ये तो भाई एक बड़ी कंपनी है जो मे बी is taking care of कि without asbestos, but जो इतने सारे प्रोडक्ट्स है that could be a talc with asbestos। तो उसके साथ जो कैंसर्स बताए गए हैं which is ovarian cancer and lung का mesothelioma या पेरिटोनियल कैविटी का मेसोथेलियोमा, उसमें इनहेलेशन में प्लूरल कैविटी में केस कंट्रोल स्टडीज, मतलब कि एक केस को जब फॉलो करे हैं तो दो स्टडीज वे पॉजिटिव। कोहोर्ट स्टडीज लाइक अ ग्रुप ऑफ कोहोर्ट स्टडीज में कोरिलेशन नहीं आया, केस कंट्रोल में आया। देयरफॉर जो मेटा एनालिसिस स्टडीज होती थी उसमें भी ये थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी रही है। एंड इवन ओवेरियन कैंसर स्पेशली अगर यंग गर्ल्स दे यूज इट ऑन द सैनिटरी नैपकिन्स एंड जेनिटेलिया, then वो vagina से it can go through the uterus through fallopian tube into ovary, ये माना जाता है। तो I think it is important आपके प्रोग्राम के थ्रू जो ये अवेयरनेस ला रहे हैं that talc, जब तक you are sure that it is asbestos free, one should avoid it, because अगर आप inhale करें तो भी products allergy and asbestos related lung issues and cancers, if you use it close to your genitalia, then even cancers are there. Small babies, granulomas, umbilical granuloma is there. So it is time to get this awareness. I'm very happy that the company is saying they want to shift over to another product. Basically, आपको पसीना सुखाना है। तो इस ये जो talc का गुण है, ये जो mineral का गुण है, it helps in drying and that's why it is being used। Absolutely, ma'am। पीयूष जी, थोड़ा सा मैं
रेगुलेटरी प्रोसेसेस का जिक्र करूंगा, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। जब महाराष्ट्र हाई कोर्ट में ये मामला आया था तो कोर्ट का भी ये ऑब्जर्वेशन था कि भाई आपने सैंपल उठाए 2018 में और आपको मालूम है कि इसमें पीएच एक्स्ट्रा है, उसके बावजूद ये 2022 में जाके बैन होता है। 4 साल तक अगर वाकई में, चलो बाद में तो कंपनी ने फ्रेश सैंपल्स दिए और उनमें नहीं था, उनमें पीएच वैल्यूज ठीक ठाक थी, लेकिन अगर वो बात सही है उनकी जो अथॉरिटीज की हैं या एफडीए की जो है हमारे हिंदुस्तान का, 4 साल तक वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकता रहा, वो तो हाई कोर्ट का। तो ये जो हमारे यहाँ सैंपल इकट्ठा करना, उसकी सही जांच करना, सही निष्कर्ष तक पहुंचना, ये इतना लेथार्जिक प्रोसेस जो है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा जो मॉनिटरिंग ओवरसाइट है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, टाल्क कब से यूज हो रहा है, वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल में बी इम्पैक्टेड। यूएस में एक कांस्टेंट स्टडी हुआ, काफी लोग का कैंसर डिटेक्ट हुआ और लिंक हुआ, बट इंडिया में भी आप देखेंगे काफी दशक से ये यूज हो रहा है। इट्स लॉन्ग टाइम बैक वी आर यूजिंग, वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव बीन मे बी डायड, मे बी लिंक्ड टू दिस कैंसर। सो that is a very difficult stage also, that you are rightly pointed out that India में जो लैब जो है, बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट का लैब है, that is very need to be strengthened and monitoring oversight। आप 4 साल लगा देते हैं आप एक रिसर्च करने के लिए, और जबकि पीएच का, एस्बेस्टस का तो फाइंडिंग इज ए वेरी टिपिकल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है। हाउ मेनी स्टेट लैब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड इट्स ए हाई ग्रेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए वो जो फाइबर्स को डिटेक्ट करने के लिए, आपका जो बेसिकली एस्बेस्टस फाइबर। तो आप सोचिए उस टाइम इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होता, यदि भी प्रोडक्ट बाहर से भी आता होगा, उसमें क्या हुआ होगा, वी डोंट नो। सो एज ए आई विल सजेस्ट दैट इंडिया में ये बहुत बड़ा गैप है, लेकुना है, मॉनिटरिंग ओवरसाइट जो मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट जो लैब है, जो एफडीए जो स्टेट गवर्नमेंट का भी, वो सेंट्रल एंड स्टेट, बट स्टेट का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें टू मॉनिटर द प्रोडक्ट्स रेगुलरली, बिकॉज दे आर द डायरेक्टली नोज वेयर दिस प्रोडक्ट आर बीइंग सोल्ड। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा गैप है, उसको स्ट्रेंथन करने का बहुत जरूरत है। बिकॉज अभी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। वी नीड टू कम अप विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, बिकॉज नाउ ग्लोबलाइजेशन एज में आप बोलेंगे कि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसको मेजर नहीं कर सकते, और प्रोडक्ट आ रहा है, ग्लोबलाइज प्रोडक्ट आ रहा है। जॉनसन तो इंडियन कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है, यूएस से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया। आप वहां पे जब मिल रहा है, उसी टाइम पैरेलली वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लैब फैसिलिटी। सो दीज आर द थिंग्स वेरी वी ऑलवेज ट्राई टू टॉक्सिकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, वी ट्राई टू अच्छा, ये बिल्कुल, ये इस केस पे देखिए, ये सिर्फ कनाडा और यूएस की छोड़ दीजिए, ये भारत की बात ही नहीं है, पूरी दुनिया में यही हाल है। एक कंपनी जो आरोपों से घिरी हुई है, वो अपने दावे, अपनी सफाई में जो भी कहे, लेकिन वो खुद तैयार हो रही है, $8.9 बिलियन का सेटलमेंट करने को वो तैयार है, नंबर 1। नंबर 2, वो खुद कह रही है कि मैं अगस्त 2023 तक इस टैल्क का प्रोडक्शन बंद कर दूंगी। एक कंपनी की एक तरह से स्वीकारोक्ति है, भले ही वो उसको ट्रांजिशन कह रही हो, लेकिन उसकी स्वीकारोक्ति है इसमें कि वो बंद कर देंगे, वो मुआवजा देने को तैयार है। उसके बावजूद मार्केट में वो धड़ल्ले से बिक रहा है, रेगुलेटरी प्रोसेस के थ्रू बिक रहा है, इसमें रेगुलेटर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये बेचारगी, ये लाचारी बड़ी अजीब सी लगती है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा होमवर्क किया जाना चाहिए था और अच्छे से इच्छा शक्ति अगर होती। बट बहरहाल, मैम एक सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। कहा यह भी जा रहा है कि टैल्कम पाउडर, और अगेन मैं कहूंगा, मैं एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, सारे ब्रांड्स के जो टैल्कम पाउडर जिसके नाम के आगे टैल्कम लगा हुआ है, कहा यह भी जाता है, कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि चाहे उसमें एस्बेस्टस हो ना हो, टैल्कम पाउडर को आप बच्चों को मत इस्तेमाल करने दीजिए, खास तौर से अगर वो इनहेल उसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो खतरा है। क्या ये बात सही है मैम? जी सही है, बिकॉज दो ये जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जो यूएसए की है, उन्होंने कहा है कि the one which is talc which is asbestos free is safe as compared to talc with asbestos, ये वाला सब कह रहे हैं। लेकिन जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बताया, इट इज नॉट वेरी इजी टू डिटेक्ट talc को आप डिटेक्ट करना उसमें asbestos fibers is not very easy. So in terms of that, जो छोटी ये इनहेलेशन की बात थी, ये काफी क्लियर, ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड बैक, 15 साल पहले ये इस बात पे
मुद्दा उठा था दैट बच्चों में इट कैन गिव राइज टू लॉट ऑफ लंग इश्यूज एंड देयरफॉर यू शुड अवॉइड, बिकॉज जब आप ऐसे झटकते हैं तो ऑब्वियसली वो हवा में जाता है, यू कैन इनहेल इट। एंड जो ये तो सबको मालूम है कि जो माइनर्स वहां पे काम करते हैं दे हैव अ वेरी हाई रिस्क ऑफ lung cancers, mesothelioma, etc. So even women cancers like ovarian, endometrial, ये सब के बारे में case control studies बोल रही हैं. So I think it is time that talc containing should be avoided for babies and small children till this controversy. And अगर alternative options मिल सकते हैं बॉडी को जैसे कॉर्न वाला, so that would definitely be safer. बिल्कुल, ऑल राइट। पीयूष जी, आपको लगता है अब ये ट्रांजिशन तो बता ही रहे हैं कि हो जाएगा, तो सब कुछ ठीक ठाक माना जाए उसके बाद, या कुछ सबक भी है हमारे लिए? नहीं, इससे बहुत इम्पोर्टेंट सबक थे कि हाउ टू स्ट्रेंथन आवर सिस्टम्स। वी नीड टू व्हेन दिस इशू केम अप इन यूएस, हम लोग को भी उस टाइम जाग जाना चाहिए। देखिए अब कब से हो रहा है, 20 साल 15 साल से हो रहा है, तब से हमारा वी नीड टू सिस्टम इन प्लेस। मैं वही बोला ना, हम वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल मे हैव बीन impacted, maybe due to maybe children also impacted because of using this talc. We don't know, we don't have the data because we don't have the study, we don't have have the lab to analyze this type of things. So abhi somehow we came up a little late, but at least they have announced that ये product अभी बेचेगा नहीं, but at the same time we need to strengthen कि पुराना product अभी भी market में है क्या, they have to come up, they should not, whatever the product they should be produced after 2023, they should be in the market, not the old product. So we don't know that content or alternatives. There are many alternatives. I think अभी regulatory agency को ये चाहिए कि baby products, mostly the children products में आपको जितना मिनिमाइज हो सकता है chemicals, asbestos, this all the carcinogenous products should be avoided. It's not about the asbestos. There are many hell number of chemicals are linked with this cosmetics and these other products. So उसको अवॉइड करना चाहिए. We have a very strong regulatory agency, BIS ने काफी strong है system for cosmetics, but implementation is a challenge. Lab को strengthen करना पड़ेगा with this new molecules, new system in new products are coming into the market. और देखिए ये कितना गंभीर है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ने सवाल उठाया था ड्रग रेगुलेटर के सामने कि इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है आपके टेस्टिंग मेथड्स में जो कि डिटेक्ट कर सकें फॉर्मेल्डिहाइड और एस्बेस्टस का जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी शैम्पू और टेल्कम पाउडर दोनों में। तो ये एनसीपीसीआर ने भी उठाया था, उस पर कोई जवाब नहीं आया। फाइनल पेंडिंग मेरे ख्याल से हेल्थ मिनिस्ट्री इसमें जवाब दे पाई नहीं दे पाई। तो ऐसा नहीं है कि इस पे सवाल नहीं उठे हैं। सिविल सोसाइटीज, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट्स जितने भी हैं, मीडिया में इस पे सवाल उठाए गए, विद इन द गवर्नमेंट कई एजेंसी ने सवाल उठाए, लेकिन कोई मुकम्मल उत्तर इसका मिला नहीं। मैम कुछ कहना चाह रही हैं? मैं जी बिजनेस को मुबारकबाद दूंगी कि ये मुद्दे को आपने निकाला, एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल बेनिफिट थ्रू दिस डिस्कशन बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो दब गया था और अब वापस एहसास, बिकॉज काफी कम्युनिटी इंडिया में गर्मी में इट्स नॉट ओनली अबाउट द रिच और चिल्ड्रन। अगर आप देखेंगे द यूज ऑफ टैल्कम पाउडर इज वेरी हाई in warm places, तो I think ये message clear जाना चाहिए that it's not so safe. Absolutely, thank you so much मैम। और हम जब इस तरह की मुहिम उठाते हैं तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है। आप जैसे जानकार जब हमारी शो में आके और अपना इसमें नज़रिया रखते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं, तो हमें ताकत मिलती है मैम इस तरह के इश्यूज उठाने में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पीयूष महापात्रा, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। Thank you so much. Thank you. I think it's I totally agree with Dr. Ma'am. He has taken this initiative. I think it should be a long-term campaign rather than 1, 2, 3 program. जब तक there should be a proper system in place. Absolutely, sir. We are hopeful कि इसमें देर तो बहुत हो चुकी है, लेकिन वी आर होपफुल कि इसमें कुछ ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि पता नहीं कितने लोग एक्सपोज्ड हैं, इनसे कितने लोगों को खतरा है। अगर उनको खतरा नहीं है तो भी सरकार सामने रखे वस्तु स्थिति, कंफ्यूजन क्यों रखना, हम तो यही कह रहे हैं। तो ये हमारी दरख्वास्त यही रहेगी कि इस पर काम आगे बढ़े। लेट जरूर हो चुकी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत को चरितार्थ करे सरकार, एजेंसीज, और कुछ ना कुछ कदम उठाए। थैंक यू सो मच एक बार फिर से, आपने वक्त निकाला हमारे लिए।
पीयूष जी, डॉक्टर नीलम मोहन मैम, थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के नए नियम अब 1 जुलाई की बजाय 1 अक्टूबर से लागू होंगे। यही नहीं, क्रेडिट कार्ड को इसके दायरे से बाहर भी कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से इसमें क्या क्या बदलाव होगा, इन बदलावों पर कंज्यूमर पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, ये रिपोर्ट देख लीजिए। सरकार ने टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को लागू करने की डेडलाइन को 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। अब टीसीएस का नया नियम 1 जुलाई की जगह 1 अक्टूबर को लागू किया जाएगा, यानी 30 सितंबर तक अब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का पुराना नियम ही लागू रहेगा। लेकिन सबसे पहले समझने की जरूरत है कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है क्या, टीसीएस के नए नियमों में क्या खास होगा और इसका एक आदमी के बटुए पर किस तरह का असर पड़ेगा। आसान भाषा में कहें तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को टीसीएस कहते हैं। इसका मतलब सोर्स से लिया गया टैक्स। इसमें सामान बेचने वाला खरीदार से टैक्स वसूलता है और इस टैक्स को सरकार के पास जमा करने की जिम्मेदारी सेलर की होती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206C के तहत इसे कंट्रोल किया जाता है। कुछ खास तरह के उत्पादों पर ही टीसीएस का प्रावधान है। इसमें टिम्बरवुड, स्क्रैप, मिनरल, तेंदू के पत्ते जैसे उत्पाद शामिल हैं। इस तरह का टैक्स तभी काटा जाता है जब पेमेंट का दायरा एक सीमा से ज्यादा होता है। अब समझते हैं कि अभी क्या नियम है और 1 अक्टूबर से इसमें क्या बदलाव होगा। आपको बताएं कि बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फॉरेन रेमिटेंस पर टीसीएस की दर बढ़ाने का ऐलान किया था। मौजूदा समय में एलआरएस के तहत फॉरेन रेमिटेंस पर केवल 5% का टीसीएस कटता है। सरकार ने फिलहाल 5% की इस सीमा को बढ़ाकर 20% करने का फैसला किया है। हालांकि टैक्स के बढ़े हुए रेट 1 जुलाई 2023 से लागू होने थे, लेकिन अब इसे 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 1 अक्टूबर से इसे लागू माना जाएगा। हालांकि सरकार ने नए नियमों को लेकर कुछ नरमी भी बरती है। दरअसल विदेश में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से होने वाले खर्च एलआरएस यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पर टीसीएस नहीं लगता। लेकिन सरकार ने 1 जुलाई से विदेश यात्राओं के दौरान क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले पेमेंट को एलआरएस के दायरे में लाने संबंधी एक नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि इसमें इलाज और पढ़ाई शामिल नहीं था। फिलहाल सरकार अब इस फैसले से पीछे हट गई है और साफ किया है कि टीसीएस को लेकर जो नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे, उनमें विदेश में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से होने वाले खर्च पर एलआरएस के तहत टीसीएस नहीं कटेगा, चाहे पढ़ाई करें या फिर खरीदारी। यानी विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड से अब खुलकर खरीदारी की जा सकती है। ये राहत विदेश यात्राओं पर जाने और वहां खरीदारी करने वाले लोगों के लिए बेहद खास मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और दिन भर की दूसरी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज में। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से हो सकती है। इस बार का मॉनसून सत्र खास रहने वाला है क्योंकि सत्र का आयोजन नए संसद भवन में किया जाएगा। माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र में कई अहम बिलों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बिल, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी अमेंडमेंट बिल और एमएमडीआर में संशोधन बिल भी पेश हो सकता है। जानकारों का कहना है कि संसद सत्र में यूसीसी को लेकर भी हंगामा हो सकता है। मणिपुर दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी के काफिले को विष्णुपुर में रोक लिया गया। इसके बाद भारी बवाल हो गया। राहुल को चुराचांदपुर जाना था। पुलिस प्रशासन ने राहुल को हवाई मार्ग से जाने को कहा, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से जाने को तैयार नहीं हुए। समर्थकों ने हंगामा किया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके बाद राहुल का काफिला इम्फाल की तरफ वापस लौट गया। बाद में राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर पहुंचे। वहां रिलीफ कैंप में उन्होंने लोगों से मुलाकात की। हिंसा के बीच राहुल गांधी मणिपुर के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी का काफिला रोकने पर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। एक तरफ बीजेपी ने राहुल पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने शांति संदेश लेकर जा रहे राहुल को रोक दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मणिपुर में हालात संवेदनशील हैं और राहुल मणिपुर हिंसा पर सियासत कर रहे हैं। बीजेपी ने राहुल का रवैया गैर जिम्मेदाराना बताया। बीजेपी ने दावा किया कि इम्फाल में राहुल गो बैक के नारे लगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें किसी ने नहीं रोका, राहुल ने प्रशासन की बात नहीं मानी।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने की कोशिश में लगे विपक्षी दलों की अगली बैठक बेंगलुरु में होगी। पहले कहा जा रहा था कि यह बैठक शिमला में हो सकती है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज कहा कि विपक्ष की अगली बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। उन्होंने बताया कि बारिश और खराब मौसम की वजह से जगह बदली गई है। विपक्ष की अगली बैठक में अलायंस का नाम और कमेटी बनाए जाने पर विचार हो सकता है। पवार ने कहा कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद पीएम मोदी बेचैन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जात धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार के लखीसराय से विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 20 साल से राहुल बाबा की लॉन्चिंग कर रही है। इस बार भी पटना से कांग्रेस ने राहुल की विफल लॉन्चिंग की है। उन्होंने पूछा कि आपको 20 बार फेल हुए राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने अपने 27 मिनट के भाषण में 8 बार नीतीश कुमार का नाम लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू कांग्रेस की चौखट पर बैठे हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर में अस्पताल में डिस्चार्ज हो गए हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला। चंद्रशेखर ने कहा कि वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण के बिना नहीं किया जा सकता। उससे पहले अस्पताल में चंद्रशेखर का हाल जानने के लिए पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक पहुंचे। दिल्ली की केजरीवाल मंत्रिपरिषद में बड़ा फेरबदल हुआ है। आतिशी को अब वित्त और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद कैलाश गहलोत को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने ही मौजूदा वित्त वर्ष के लिए बजट भी पेश किया था, लेकिन अब वित्त और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी भी आतिशी को दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट में फेरबदल से जुड़ी फाइल एलजी विनय सक्सेना को भेजी गई थी, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया है। आतिशी के पास अब कुल मिलाकर 11 विभाग हो गए हैं। मध्य प्रदेश के स्कूलों में वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाई जाएगी। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि सावरकर उन महान क्रांतिकारियों में से एक हैं जिनको एक जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा हुई। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी में उनका अभूतपूर्व योगदान है, इसके लिए उनको हर जगह सम्मान मिलना चाहिए। मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से इस देश में कांग्रेस की सरकारों ने भारत के महान क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी। कांग्रेस ने इस कदम को फ्रीडम फाइटर्स का अपमान बताया। लुटियंस दिल्ली के औरंगजेब लेन का नाम बदल दिया गया है। औरंगजेब लेन को अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन के नाम से जाना जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने इसकी घोषणा कर दी। एमसीडी ने अपने सदस्यों की बैठक में सड़क का नाम बदलने की मंजूरी दी। एमसीडी ने करीब 2 साल पहले औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया था, लेकिन उस दौरान इस रोड स्थित औरंगजेब लेन का नाम नहीं बदला था। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन, पाकिस्तान समेत भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले देशों को करारा जवाब दिया है। भारत ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले या फिर साजिशकर्ताओं को संरक्षण देने वाले देश भारत की दोस्ती के बारे में सपने में भी न सोचें। भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ाकर रिश्तों को सामान्य रखने की हसरत रखने वाले चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया है करारा जवाब। सीमा पार से आतंक की खेती और भारत के साथ व्यापार के ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान को सुनाई है एस जयशंकर ने खरी खरी। वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से खालिस्तानी आतंकियों पर नरमी बरतने वाले कनाडा को भी समझा दिया गया है कि भारत से रिश्ते सामान्य रखने हैं तो भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगानी ही होगी। भारत की विदेश नीति साफ है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। ये बात एक बार फिर से भारत ने दुनिया को समझा दी है। सबसे कड़ा संदेश भारत के 2 नापाक पड़ोसियों को दिया गया है। आजकल चीन का इलाज करने में भारत सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। सुपर पावर अमेरिका से लेकर चीन से पीड़ित फिलीपींस जैसे देशों से भी भारत रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। इसी के साथ चीन को एक बार फिर से कड़ा संदेश दे दिया गया है कि भारत चीन बॉर्डर पर जैसा माहौल होगा, चीन और भारत के संबंध भी वैसे ही रहेंगे।
चीन के बाद नंबर आया पाकिस्तान का, जिसके सितारे आजकल गर्दिश में चल रहे हैं। पाकिस्तान में शोर है कि कंगाली से निपटना है तो सबसे पहले भारत से दोस्ती कर लो। भारत को भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने में ऐतराज नहीं, लेकिन शर्त है पाकिस्तान आतंक से तौबा करे। पाकिस्तान को भी भारत से रिश्ते सामान्य बनाने के लिए हाफिज सईद, मसूद अजहर और साजिद मीर जैसे आतंकियों पर नकेल कसनी होगी। एस जयशंकर ने उन देशों को भी कड़ा संदेश दिया जहां खालिस्तानी आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। निशाने पर कनाडा था, जिसे संदेश दे दिया गया कि कनाडा की वोट बैंक की पॉलिटिक्स का असर भारत के साथ रिश्तों पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति आक्रामक है और दुनिया को संदेश साफ है कि आतंक और अतिक्रमण का साथ देने वाले भारत की दोस्ती भूल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत एक तरफ दुश्मनों पर प्रहार कर रहा है तो दूसरी तरफ दोस्तों के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बना रहा है। भारत और फ्रांस की इस रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े प्रमाण हैं भारतीय वायुसेना की शान रफाल फाइटर जेट, जिन्हें अब भारत की समुद्री सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत रफाल लड़ाकू विमान, जिसकी उड़ान से दुश्मन कांपते हैं। और अब भारतीय रफाल की गर्जना उस फ्रांस में सुनाई देगी जहां से यह फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए आए हैं। फ्रांस में 14 जुलाई को होने वाली नेशनल डे परेड में भारतीय वायुसेना के 3 रफाल फाइटर जेट्स भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान सबसे खास होगी विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। प्रधानमंत्री की यह यात्रा रक्षा मामलों को लेकर भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फ्रांस और भारत के बीच में रक्षा संबंध लगातार बढ़ रहे हैं और इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण सौदे होने की उम्मीद है। इन समझौतों में सबसे खास हो सकता है भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए फाइटर जेट से जुड़ा समझौता, जिसके लिए इस वक्त रेस में फ्रांस के रफाल मरीन और अमेरिका के F-18 हॉर्नेट के बीच मुकाबला चल रहा है। दोनों ही फाइटर जेट्स की टेस्टिंग हो चुकी है और अब आखिरी फैसला लिया जाना है। नौसेना को INS विक्रांत के लिए अभी 26 फाइटर जेट्स खरीदने हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार रफाल जेट खरीदने की इच्छुक है और प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा में इस पर फैसला लिया जा सकता है। भारत और फ्रांस के बीच में रक्षा सौदा भरोसे पर टिका हुआ है। 2020 में जब भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने थीं, उस समय फ्रांस ने तय समय से पहले ही रफाल फाइटर जेट की सप्लाई शुरू कर दी थी। भारत ने फ्रांस से अब तक 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे हैं, जिनकी डिलीवरी भी पूरी हो गई है और ये अंबाला और हाशिमारा एयरबेस में देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। अब अगर फ्रांस के साथ स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए रफाल मरीन का सौदा हो जाता है तो आसमान से लेकर समुद्री सीमाओं तक भारत रफाल के सुरक्षा कवच से लैस होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। कश्मीर में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली यूएन की एक रिपोर्ट से भारत का नाम हट गया है। इसका मतलब ये है कि घाटी में बच्चे पहले की तुलना में सुरक्षित हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम अब भी इस बदनाम लिस्ट में शामिल है। कश्मीर में पाकिस्तानी साजिश एक बार फिर फेल हो गई है। घाटी में मानवाधिकारों के उल्लंघन का एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव को लेकर एक सालाना रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट से भारत का नाम हटने की वजह है बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जिसकी तारीफ खुद यूएन ने की है। सबसे पहले ये समझिए कि बच्चों पर इस रिपोर्ट का मतलब क्या है और इससे जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में बच्चों की सुरक्षा में क्या बदलाव आया है। चिल्ड्रेन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की लिस्ट से भारत का नाम हटाया गया है। कहा जा रहा है अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कई कानून जम्मू कश्मीर में भी अमल में आने लगे, जिसका फायदा हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों ने बच्चों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, पर सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी खत्म हुए और बच्चों को टेरर का टारगेट बनने से रोक दिया गया। यूएन की इस रिपोर्ट से पाकिस्तान का मानवाधिकार उल्लंघन वाला नैरेटिव ध्वस्त हो गया है और कश्मीर में पाकिस्तान की ये लेटेस्ट हार है।
यूएन की रिपोर्ट से उन लोगों को भी जवाब मिला है जो कश्मीर में दोबारा 370 लागू करने की वकालत करते हैं, क्योंकि घाटी में यह बदलाव आर्टिकल 370 हटने के बाद आए हैं। अब जम्मू कश्मीर में नए बदलाव इसलिए हुए हैं क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो कानून पूरे देश में लागू है, घाटी में भी वही कानून चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की चर्चा इन दिनों तेज है और इस मुद्दे के जरिए देश के कुछ नेता अपनी राजनीति को धार देने की भी कोशिश में हैं। तो कोई कह रहा है कि यूसीसी आया तो तूफान आ जाएगा, कोई कह रहा है कि मुल्क मुश्किल में फंसा है। इस बीच यूसीसी ने विपक्ष की एकता में भी सेंध लगा दी है। दो 2024 का लोकसभा चुनाव अभी 9 महीने दूर है, लेकिन एजेंडा अभी से क्लियर है। ये एजेंडा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी पर अपने मन की बात की है, विपक्षी खेमे में हड़कंप है। हालात ये हैं कि हर रोज कोई न कोई नेता यूसीसी के नाम पर डर का माहौल बनाने में लग गया है। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और मौजूदा दौर में सांसद हैं। इन पर देश के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी भी है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला शरिया कानून की वकालत कर रहे हैं। इशारों में फारूक अब्दुल्ला तूफान आने की धमकी दे रहे हैं। वैसे फारूक साहब की ये तूफान वाली धमकी अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी आई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में तूफान तो नहीं आया, लेकिन इनकी सियासत जरूर उखड़ गई। यूसीसी के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना धर्म संकट में है, क्योंकि यही पार्टी कभी समान नागरिक संहिता की खुलकर वकालत करती थी। चूंकि अब पार्टी कांग्रेस के साथ है, तो मजबूरी में ही सही इसका विरोध भी करना है। तो ऐसे में उसे यूसीसी में हिंदू मुस्लिम नजर आने लगा है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। सांसद बर्क पर संविधान और कानून के अक्षरशः पालन करने और करवाने की जिम्मेदारी है, लेकिन जब बात यूसीसी पर आई तो बर्क साहब को देश नहीं मजहब याद आने लगा। यूसीसी पर सियासी संग्राम के बीच 13 जुलाई की तारीख बेहद अहम साबित हो सकती है। देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधि आयोग की रिपोर्ट आने तक लोगों को इंतजार करने को कहा है। इस बीच मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी यूसीसी को लेकर कहानियां गढ़ने की शुरुआत कर दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी आंच की तपिश बढ़ती जा रही है। यूसीसी पर अभी सियासी संग्राम का ट्रेलर है। अगर अगले कुछ महीनों में यूसीसी का ड्राफ्ट जारी हुआ तो इस पर राजनीतिक महाभारत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ सियासत में शब्दों की बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ मॉनसून कहर बरपा रहा है। अभी जून महीना ही चल रहा है, लेकिन बारिश के कारण कई इलाकों में अगस्त वाले हाल दिख रहे हैं। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में काले बादल अभी से डरा रहे हैं। बारिश कहीं रिकॉर्ड तोड़ रही है तो कहीं पहाड़। इधर मॉनसून आया, उधर पहाड़ों पर पत्थरों का तांडव शुरू हो गया। पहली बारिश में ही पहाड़ों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का ये हाल हो गया। लैंडस्लाइड के कारण हाईवे ब्लॉक हो गया। गनीमत ये रही कि कुदरती हमले में कोई घायल नहीं हुआ। पहाड़ पानी पानी है तो मैदान में भी जून में बादल बरस रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह सुबह जोरदार बारिश हुई। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी ने डेरा जमा लिया। कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर कुछ देर के लिए ब्रेक लगा दिया। दिल्ली से सटे नोएडा और गुरुग्राम में भी बारिश से कहीं कहीं जलभराव हो गया। गनीमत यह रही कि बारिश इतनी सुबह हुई थी कि सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम नहीं लगा। राजधानी दिल्ली में बारिश के 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। इस बार जून महीने में पिछले 10 साल की तुलना में सबसे ज्यादा दिन बारिश हुई। अभी भी महीना खत्म होने में एक दिन बचा है और दिल्ली वालों के लिए मौसम खुशनुमा बना रहेगा। अभी मॉनसून की शुरुआत हुई है, लेकिन ये शुरुआती मॉनसून ही मुंबई वालों के लिए मुसीबत लेकर आया है। मुंबई के भायखला इलाके में भारी बारिश के कारण पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल है। तेज बारिश के दौरान
एक बरगद का पेड़ गिर गया था जिसकी चपेट में 6 युवक आ गए थे। जब फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी मिली तब फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन फायर ब्रिगेड ने चलाया, जिसमें 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। 2 शख्स जो थे गंभीर रूप से इसमें घायल हुए थे। मध्य प्रदेश पर काले बादल कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। सिवनी जिले में ऐसी बारिश हुई कि सड़कें दरिया बन गईं और गाड़ियां पानी में डूब गईं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। सड़क और रेल मार्ग दोनों पर बारिश का असर हुआ है। जिले के करीब 1 दर्जन गाँव में अभी से बाढ़ आ गई है, जहाँ से लोगों को NDRF ने रेस्क्यू किया। आषाढ़ महीने में बादल गरज और बरस रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में भी बारिश मुसीबत बनकर आई है। सूरत के अलग अलग इलाकों में भी बारिश से पानी भर गया। गुजरात के वडोदरा में भी मूसलाधार मुसीबत ने लोगों को कई घंटों तक परेशान किया। सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। हालांकि यही बारिश का पानी बच्चों के लिए खेल का मैदान बन गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात और महाराष्ट्र पर अगले 48 घंटे भारी हैं। दोनों ही राज्यों में 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30 जून यानी कल से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होगा। यात्रा को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इसे लेकर आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता रजत वोरा की ग्राउंड रिपोर्ट। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा कल यानी कि 30 जून को रवाना होगी और जम्मू के बेस कैंप यात्री निवास भगवती नगर से ये पहला जत्था जो है वो रवाना होगा, जिसको लेकर देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 62 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु जो है वो पहुंचने का अनुमान है और उसको लेकर देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। RFID कार्ड सभी के लिए अनिवार्य है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर RFID कार्ड जो है वो सभी यात्रियों को दिए जा रहे हैं, ताकि यात्री जब यात्रा के दौरान अगर बिछड़ भी जाते हैं, किस तरह की परेशानी उन्हें आती है, तो नियर बाय रजिस्ट्रेशन काउंटर में जाकर वो पूरी तरह से अपने अपने यात्रियों साथियों के साथ मिल सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पूरी तरह से तैयारियां जो है वो श्रद्धालुओं की यहाँ पर चल रही है। भीड़ जो है वो भगवती नगर यात्री निवास में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। CCTV सर्विलेंस के साथ पूरी तरह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी उनकी सुनिश्चित यहाँ पर की जा रही है। कई सारे श्रद्धालु हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे किस तरह का उत्साह जो है वो लेकर यहाँ पर पहुंचे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित मोदी है। कहाँ से आए हैं? अंकलेश्वर से, गुजरात। किस तरह का उत्साह है बाबा बर्फानी के दर्शनों? बहुत 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 जोरों से उत्साह है। क्या हम कब चले जाए, 1 तारीख कब हो जाए? बाबा के दर्शन होंगे, इसलिए बहुत तरस रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी है। कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, हम दूर से आए इसलिए हमको बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, किसी तरह का डर, किसी तरह की चिंता की बिल्कुल कोई डर नहीं है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बस बिल्कुल। क्या मनोकामनाएं मांगने जा रहे हैं? भगवान से सुख शांति हो देश के अंदर, घर परिवार में। बिल्कुल सुख शांति रहे घर परिवार में। अब देख रहे हैं गर्मी है पर उत्साह में कमी नहीं है। बिल्कुल बाबा के दर्शन करने कमी कहाँ से आ जाएगी? धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर इन दिनों विदेशी पर्यटकों से भी गुलजार है। यहां 2023 में अब तक पिछले साल से ज्यादा विदेशी पर्यटक आ चुके हैं और हसीन वादियों का लुत्फ ले रहे हैं। कश्मीर घाटी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नक्शे पर वापस लौट रही है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बीच जम्मू कश्मीर में पर्यटन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटक कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। 2023 के पहले 6 महीनों में ही यहां 15,000 से ज्यादा विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। दशकों बाद कश्मीर घाटी विदेशी पर्यटकों से गुलजार होती दिख रही है। साल के पहले 6 महीने में ही 15,000 से ज्यादा विदेशी पर्यटक कश्मीर पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। सरकार को उम्मीद है कि कश्मीर आने वाले विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा इस वर्ष पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। विदेशी पर्यटक यहां डल झील, गुलमर्ग जैसी जगहों पर जा रहे हैं। धरती का स्वर्ग कश्मीर पर्यटकों से एक बार फिर गुलजार हो उठा है। कश्मीर ने पर्यटकों के आगमन के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जम्मू कश्मीर में 300 से ज्यादा नए पर्यटन स्थल खोलने का फैसला लिया गया है, जिससे पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके। बुधवार को हुई सेबी की बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सेबी ने आईपीओ का लिस्टिंग समय घटाकर 3 दिन कर दिया है। लिस्टिंग का नया नियम 1 दिसंबर से लागू होगा। इसके साथ ही सेबी ने एफपीआई के लिए एडिशनल डिस्क्लोजर नियमों को भी मंजूरी दी है। अब अगर किसी एफपीआई का किसी कंपनी या ग्रुप में कुल AUM के 50% से ज्यादा निवेश हुआ
तो उसे ज्यादा डिस्क्लोजर देने होंगे। सेबी ने इन्वेट्स और रीट्स के निवेशकों की मैनेजमेंट में भागीदारी बढ़ाने पर भी फैसले लिए हैं। Overall, I guess what we're really pleased about is that what this will result in is that the issuers will get their money quicker, the investors will get their shares quicker, those who didn't get allotment will get their refund or the unblocking quicker. So at the end of the day, time is money. So with this process, we will be giving to all the market participants lots of money in the form of 3 days. The people who are actually the economic interest holders of the FPIs may be on an aggregate basis, may be holding enough percentage of the shares so as to either trigger the minimum public shareholding regulations or the SAST, which is the substantial acquisition of shares and takeover regulations. So one of these two, there could potentially be a violation which would need to be examined if, so the granular information would ensure that this violation does not happen. इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री में तेज गिरावट देखने को मिली है। कैसा है ट्रेंड और क्यों घट रही है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की डिमांड, जानते हैं कुशल से। जी, तो अब तक 27 जून तक अगर आप इस महीने देखें तो जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है उसकी वॉल्यूम 16 महीने के निचले स्तरों पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। वाहन पोर्टल पर जो डेटा अभी अपलोड होता हुआ दिखा है उसके हिसाब से अब तक लगभग 35,461 यूनिट्स इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की यहाँ पर बिकती हुई दिखी है। और ये इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से पहले सब्सिडी दी जा रही थी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्राइसेस कम थी, पर जैसे ही सब्सिडी हटी या कम हुई, इनफैक्ट मैं कहूँगा यहाँ पर क्लियर कट आपको इंडिकेशंस इनके प्राइस इंक्रीज में आते हुए दिखे। 15 से 18% की बढ़त इनके प्राइस इंक्रीज होते हुए दिखी है। तो जाहिर सी बात है कि इससे जो वॉल्यूम्स हैं उस पर डेंट आता हुआ दिखा और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इनकी वॉल्यूम्स जो 16 महीने के निचले स्तरों पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। जो बाकी बचे हुए दिन हैं जून के, उसको अगर आप अनुमान लगाएंगे, उसको जो डेली रन रेट है उसको ध्यान में रखते हुए, तो 40,000 से 40,500 यूनिट्स से पूरे जून महीने में यहाँ पर बिकती हुई नजर आएगी, जो कि जनवरी से मई महीने का जो औसतन है करीबन 77,700 यूनिट्स का, उसके मुकाबले ये जो वैल्यू आती हुई दिखेगी 40,000 वाली, वो लगभग 47% नीचे सीधा ड्रास्टिक गिरावट यहाँ पर आपको आती हुई दिख सकती है। सरकार की जो सब्सिडी कम हुई है उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर जो डेली बिक्री है वहाँ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 60% का फॉल है वहाँ पर, जहाँ पर मई महीने में 3,391 यूनिट्स बिक रहे थे प्रतिदिन, जून महीने में ये औसत करीबन 1,363 यूनिट्स का होता हुआ दिख रहा है। अब कंपनियों के असर पर बात करें तो एथर एनर्जी, यहाँ पर इसकी जो वॉल्यूम्स है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 35 से 40% का फॉल है। साथ ही जो ओला इलेक्ट्रिक है वहाँ पर भी जून महीने में बिक्री प्रतिदिन में भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 41% की गिरावट आती हुई दिखी है। हालांकि ओला इलेक्ट्रिक ने अपना जो मार्केट शेयर है वो रिटेन किया है, इनफैक्ट बाकी प्लेयर्स के मुकाबले इन्होंने अपना मार्केट शेयर इंक्रीज किया है। बट ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो जिस तरह से सब्सिडी का इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है जून महीने में, वो साफ तौर पर विजिबल है। अब देखना होगा कि यहाँ पर आगे जुलाई महीने में किस तरह की बिक्री आती है, क्या कस्टमर्स यूज टू हो जाते हैं इस प्राइसिंग से या फिर फर्दर फॉल आपको इनके वॉल्यूम्स में आता हुआ दिखे। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए, अपनी राय सुझाव जरूर भेजें। नमस्कार।